अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ लाइक के बटन को भी दबा दिया करें। और जो लोग नए हैं बिल्कुल वो लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी लिखें। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है इलेक्शन पर। बहुत सी जगहों पर इलेक्शन हो रहे हैं, इसीलिए इस कहानी को मैंने चुना है। तो शुरू करते हैं। और भाई अहमद सुनाओ, आजकल हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है? इम्तिहानात हो रहे हैं, इस वजह से ख़बरें नहीं सुन सका। कोई नई खबर? अशफाक साहब ने अपने दोस्त अहमद से पूछा। आज वो काफ़ी दिन बाद उनसे मिलने आए थे। अशफाक साहब स्कूल में टीचर थे। नई खबर क्या होगी अशफाक? वही कागजात की नामजदगी, जांच पड़ताल, सियासतदानों के जलसे जुलूस, हर जगह कोई ना कोई नई तकरीर और उनमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। सब आगे निकलने की दौड़ में हैं। आवाम की तो किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं। अहमद, इस दफ़ा वोट किसको देना है? अशफाक साहब ने अपना पसंदीदा सवाल पूछा, जो वो हर किसी से पूछते हैं। कैसा वोट भाई? हमारी किसी को कोई फ़िक्र है जो हम किसी को वोट दें? हर कोई अपना बैंक बैलेंस बनाने की फ़िक्र में है। फिर हमें ज़रूरत क्या है कि इनको वोट दें और 5 साल के लिए अपने सर पर इनको बिठा लें। कोई फ़र्ज़ पूरा किया था पिछली हुकूमत ने? ना पहले कभी वोट दिया था, न अब कभी देंगे। अहमद साहब ने अपनी बात पूरी करके खामोश इख्तियार करी, मगर लाउंज में दाखिल होती हुई तहरीम ने अपने आइडियल पापा का जवाब बेयकीनी से सुना था। उसके पापा ने आज तक वोट नहीं दिया, ये बात उसे हज़म नहीं हो रही थी। उसके मुहिब्बे वतन पापा, जो अपने वतन से इतना प्यार करते हैं, अपने फ़र्ज़ से इस तरह कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? ये बात उसे बुरी तरह उलझा रही थी, लेकिन वो भी अपनी उलझन सुलझाने पहुंच गई। पापा, आप वोट नहीं डालेंगे? बल्कि ये कहना चाहिए कि आप वोट नहीं डालते। मैंने गलत तो नहीं सुना ना पापा? बोले ना पापा प्लीज़। नहीं बेटा, मैंने कभी वोट नहीं डाला है। मेरे वोट डालने से क्या होगा? हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? क्या हमारे मुल्क को बचाने आएगा कोई? फिर नहीं, फिर से हमारे मुल्क में वही सब होगा जो अब तक के होता आया है। वही महंगाई, वही रिश्वत, वही दहशत गर्दी, खून खराबा वगैरह वगैरह, सब यही चलता रहेगा। अहमद साहब जानते थे कि तहरीम ज़िद की पक्की है, जो बात पूछ ले उसका जवाब लिए बगैर नहीं टलती। इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही तफसीली जवाब दे दिया। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमेशा कहते हैं कि सिस्टम बदलेगा, हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे। आप तो अपने मुल्क के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। आप जब कुछ करने का मौका मिला है तो आप पीछे हट रहे हैं। तहरीम, तुम कुछ नहीं जानती, अभी तुम छोटी हो। तुम क्या जानो ये सब बातें? अहमद साहब को तहरीम की बातें बड़ी नागवार लग रही थी। जानती हूँ पापा, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत तो पता है मुझे। अशफाक साहब, अहमद साहब और तहरीम का भाई असद सिर्फ उसे सुनने पर मजबूर थे, क्योंकि गलत बात पर वो बढ़ चढ़ कर बोलती थी। और पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि मैं अब 19 साल की हो गई हूँ। अब तो मेरा शनाख्ती कार्ड भी बन चुका है, जो साबित करता है कि मैं इस मुल्क की शहरी हूँ। कौन सा ये मुल्क आजकल तुम जो देखती हो, यहाँ पर क्या चल रहा है? मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर रहा है और एक दूसरे के मज़हब को लोग लान तान करते हैं, एक दूसरे को कत्ल करते हैं। धमाके, चोरियाँ, रिश्वत, सिफारिशें, ये सब हमारे मुल्क में चल रहा है। यहाँ रहने का कोई फ़ायदा है भला? और क्या दिया है इस मुल्क ने हमें? बड़ी आई मुहब्बे वतन और वतन से प्यार करने वाली। असद को इसकी जज्बातियत कभी अच्छी नहीं लगती थी, ख़ासकर मुल्क के हालात पर। यूँ भी वो आजकल बाहर जाने के ख्वाब देख रहा था। आपने क्या दिया है इस मुल्क को भाई? इस मुल्क ने आपको MBBS की डिग्री दी, आपको मसीहा के ओहदे पर फाइज किया। तहरीम बरजुस्ता के जवाब पर असद की भी ज़ुबान गुंग हो गई। और पापा, आप तो हमेशा मुझे कहते हैं कि कभी नाउम्मीद ना होना, एक दिन हमारे मुल्क के हालात ज़रूर बदलेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद ज़िंदगी की रूह है, यही कहा था ना आपने? फिर आप खुद क्यों नाउम्मीद हो गए? अहमद साहब बस चुपचाप तहरीम को नॉन स्टॉप बोलते देख रहे थे। उन्हें उसकी बातों से इत्तेफाक भी था और इख्तिलाफ भी। याद है पापा,
जब हम मैच देखते हैं तो आप कहते हैं कि आखिरी बॉल मैच का रुख बदल सकती है। खिलाड़ी चौका या छक्का भी लगा सकता है, आउट भी हो सकता है। नो बॉल भी, जीत के चांसेस तो आखिरी गेंद तक होते हैं। खिलाड़ी भी तो आखिरी गेंद तक खेलते ही हैं, चाहे उन्हें इल्म हो कि वो हारने वाले हैं। पापा, आपने ही कहा था कि आखिरी गेंद तक ना उम्मीद ना होना। आखिरी गेंद में कुछ भी हो सकता है। फिर जब आपको वोट देने की सूरत में गेंद मिल रही है तो आप क्यों चौका या छक्का नहीं लगा सकते? क्यों फ्री हिट के ज़रिए खुद कोई शख्स मुंतखब नहीं कर सकते? तहरीम, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? चलो फ़र्ज़ किया हम वोट डालते हैं, मगर क्या गारंटी है कि आने वाली हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरा करेगी? आवाम को सुकून मिलेगा, हमारे मुल्क में अमन होगा? कोई है ऐसा जो अपना फ़र्ज़ पूरा करने की हिम्मत रखता हो? अहमद साहब को भी अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि तहरीम अशफाक साहब के सामने उनकी सोच पर सवाल उठा रही। क्या फ़र्ज़ पापा? किस फ़र्ज़ की बात कर रहे हैं आप? क्या आपने वोट देकर अपना फ़र्ज़ पूरा किया? क्या वोट डालकर मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? इस बात को छोड़ें, जब 5 साल पहले इलेक्शन हुए थे तो हमारे घर में वोट डालने के लिए 5 लोग थे। आप, मम्मा, भाई, आपी, ये सब मिलाकर 5 लोग थे, लेकिन हमारे घर से तो वोट डाला ही नहीं गया। आपने खुद अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया तो क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दूसरे लोग अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे? एक वाक़या सुनाऊँ आपको? एक दफ़ा एक बादशाह ने अपनी कौम से कहा कि फ़लाँ तालाब में सब लोगों ने एक एक बाल्टी पानी डालना है, ताकि तालाब में पानी जमा हो जाए। लेकिन जब सुबह बादशाह तालाब पर पहुँचा तो देखा कि तालाब तो खाली ही है, वहाँ पानी के आसार भी नहीं थे। किसी ने भी पानी नहीं डाला था। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर एक ने यही सोचा कि बाकी तमाम लोग तो पानी डालेंगे, सिर्फ इसकी एक बाल्टी पानी ना डालने से कोई फ़र्क थोड़ी ही पड़ेगा। सब ने एक दूसरे के आसरे पर फ़र्ज़ पूरा न किया, इसी वजह से तालाब सूखा का सूखा रहा। अगर हर कोई एक बाल्टी पानी को अपना फ़र्ज़ समझकर पूरा करता तो तालाब पानी से भरा होता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम को सुकून न मिलेगा, महंगाई कम ना होगी? ज़रूर होगी पापा। जब हम वोट डालकर सही बंदे का इंतखाब करेंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बदलेगा। बस करो, कब से तकरीर किए जा रही हो? क्या हमसे सब ये बातें नहीं जानते? असद को तहरीम की बातों पर बहुत गुस्सा आया था, जो मेहमान की मौजूदगी में पटर पटर बोले चली जा रही थी। यस भाई, आप जानते हैं, लेकिन जानकर अनजान बन रहे हैं। आप भी दीगर नौजवानों की तरह अब पैसे को ही अहमियत देते हैं। माफ़ कीजिएगा भाई, जिन ममालिक में हमारे जो इस मुल्क के भाई जो पैसा कमाने जाते हैं, अगर वो वहाँ मर जाएं तो वहाँ 2 गज़ ज़मीन भी नसीब नहीं होती। उनकी कब्र के लिए कोई उन्हें वहाँ ज़मीन भी नहीं देता। बाहर जाकर आपको तरक्की का हक़ हासिल नहीं है? है, बिल्कुल है। मगर जब आपको इस मुल्क ने तालीम दी तो आप इस मुल्क के बीमार लोगों की खिदमत करना चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है। जानते हैं भाई, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है ना तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वही चीज़ हमसे दूर हो जाए तो हमको उसकी अहमियत का एहसास होता है, तभी हम उसकी कद्र करते हैं। इसी तरह हमें अपने मुल्क की कद्र नहीं, लेकिन इस मुल्क की अहमियत वही जानते हैं जो इस मुल्क से दूर रहते हैं, जो इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस नहीं ले सकते, जो इन दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रहते हैं। और उस वक्त ये सारी चीज़ें अनमोल हो जाती हैं और हमारा मुल्क भी अनमोल हो जाता है। तहरीम एक जज्ब के आलम में बोल रही थी और असद को भी इस बातों की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन ये तो तुम मानती हो ना कि इस दौर में बेगरज लोगों का मिलना मुश्किल है, फिर हम वोट के लिए सही बंदे का इंतखाब भी कैसे कर सकते हैं? मानती हूँ पापा, लेकिन अभी तक इतने मसाइल के बाद भी हमारा मुल्क कायम व दायम है, तो यकीनन अल्लाह की रहमत से और उसके चंद नेक लोगों की वजह से है। आपने ही कहा था ना कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई खामी हर किसी में होती है। तो तमाम सियासतदानों को गलत नहीं कह सकते, वो गलत हो भी सकते हैं, मगर वो भी तो इंसान हैं, परफेक्ट तो वो भी नहीं हैं। खामियां और खूबियां दोनों में हैं। इनमें कुछ खूबियों की वजह से वो मशहूर हो जाते हैं और कुछ खामियों की वजह से बदनाम हो जाते हैं। अब हम इनका इंतखाब कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कि सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई
خاص بات ہوتی ہے. ہمیں صرف تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی میں وہ خوبی ضرور ہوگی. ہم ان کی غلطیوں کو پرے رکھ کر ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں، صحیح بندے کا انتخاب کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ آنے والی حکومت کو ہمارے لیے اور عوام کے لیے باعث رحمت بنائے. اور ویسے بھی کوئی شخص مکمل طور پر برا نہیں ہوتا. اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اقتدار تبھی دیتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہو، یا پھر کسی ایسے شخص کو ہمارے اوپر حکمران، ظالم حکمران اس وقت بنا دیتا ہے جب ہمارے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی حکمراں ہوں وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہو اور یہ ہماری آزمائش نہ بنے. تحریم کا جواب سن کر احمد صاحب ہلکے پھلکے ہو گئے. جس سوال کا جواب انہیں آج تک ڈھونڈنے سے نہیں ملا تھا، اس سوال کا جواب ان کی بیٹی نے انہیں دے دیا تھا. انشاءاللہ ہم بھی اس بار اور اس سے آگے آئندہ سالوں میں ووٹ ضرور ڈالیں گے اور اپنا فرض پورا کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا خوب جواب دینا ہے. ہم اپنا فرض ادا کریں، اللہ کے سامنے ضرور سخرو ہوں گے. باقی ہر کسی کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. سچ پاپا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں بھی ووٹ ضرور دوں گا اور صحیح بندے کا انتخاب کروں گا. باقی اللہ کی مرضی. انشاءاللہ میں اس ملک کے لوگوں کی خدمت ضرور کروں گا. اس ملک نے ہی مجھے اس مقام پر کھڑا کیا ہے، تو میں اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کر کے اپنا فرض پورا کروں گا، اور یہی میرا اصل فرض ہے. مجھے خوشی ہے تحریم، تم نے مجھے سیدھی راہ دکھائی. واقعی اگر ہم خود اپنے تمام فرائض ادا کریں، وہ ووٹ ڈالنے کا ہو، اپنی لوگوں کی خدمت کا ہو، یا اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کا ہو، تو ہم ضرور ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ تبدیلی اپنے اندر سے شروع کی جاتی ہے. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر سسٹر. اس نے خوشی سے کہتے ہوئے تحریم کو گلے لگا لیا. بالکل بیٹا، آپ نے سچ کہا، تبدیلی اپنے اندر سے شروع کی جا سکتی ہے. تحریم بیٹا، میں تو آپ کی باتوں سے بہت امپریس ہوں. جیتی رہو بیٹا. تم جیسے نوجوان ہی اس ملک کا سرمایہ ہے. ویسے یہ تمام باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ اشفاق صاحب پوری گفتگو میں اب بولے تھے. انکل، یہ سب میرے دماغ میں پہلے سے ہی تھی، لیکن ان کو الفاظ میری ٹیچرز نے دیے ہیں. میری ٹیچر نے مجھے ہی نہیں، ساری کلاس کو ہی اچھی باتیں بتائی ہیں. بالکل ٹھیک بیٹا. استاد ہی ملک کا مستقبل سنوارنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی نے اپنے استاد کی باتوں کو سمجھا اور ہم سب کو اپنے خیالات سے فائدہ پہنچایا، ہمیں سیدھی راہ دکھائی. کبھی کبھی چھوٹے بچے بھی فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. احمد صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا. پاپا چلے نا، مجھے اپنا ووٹ رجسٹر کروانا ہے. کل ووٹنگ رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے. اگر میرا ووٹ رجسٹر نہ ہوا تو میں اپنا فرض کیسے ادا کروں گا؟ تحریم کو نئی پریشانی نے آن گھیرا. چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، اور واپسی پر تمہیں آئس کریم بھی کھلاؤں گا. اتنی اچھی باتیں ہم سے شیئر کرنے پر ٹریٹ تو ملنی چاہیے، اسد نے بہن کو چھیڑتے ہوئے کہا. یاہو، آپ بائک نکالیے اور میں اپنا ID کارڈ لے کر آتی ہوں. تحریم چھلانگیں مارتی ہوئی اپنے روم کی طرف چلی گئی. یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سب کو اس سے سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے لیے صحیح امیدوار چوز کر سکیں، جو آنے والے وقت میں ہمارے لیے خیر ثابت ہو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ظالم حکمراں کو قائم کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے گناہوں کی معافی دے دے اور ہم پر سے سارے ظالم حکمراں کو دور کر دے، اور ہمیں صحیح حکمران عطا کرے، تاکہ ہماری جو آنے والے وقت میں جو ہمارا دور ہو وہ اچھا ہو. تو چلیے اس کے ساتھ میں ہم اس کہانی کو بھی ختم کرتے ہیں، ہماری باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. چلیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.